बड़ी खबर के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्टिव मोड में नजर आते हैं। एनडीए जहां अपने नंबर गेम के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन सत्ता पक्ष के भीतर नाराजगी और अंदरूनी खींचतान का मुद्दा उठा रहा है। ऐसे में एमएलसी चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने की जंग बनता दिखता है। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि एक सीट पहले से ही खाली है। ऐसे में कुल 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा 4 सीटें जेडीयू के कोटे की खाली हो रही हैं। बीजेपी और आरजेडी की 2-2 सीट, जबकि कांग्रेस की 1 सीट का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है, जबकि अन्य नामों पर चर्चा चल रही है। एक नजर सीटों पर। जेडीयू की 4 सीटें, बीजेपी की 2 सीट, आरजेडी की 2 सीट और कांग्रेस की 1 सीट पर चुनाव होने हैं। वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार 30 मार्च को इस्तीफा दे चुके हैं और उसके बाद ये सीट भी खाली है। संख्या बल को देखते हुए एनडीए बेहद उत्साहित है। सत्ता पक्ष को भरोसा है कि परिषद में उसका दबदबा और मजबूत होगा। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुट गई है। कई नए चेहरों और जातीय समीकरण पर चर्चा तेज है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। और 10 का 10 सीट हम लोग विधान परिषद में जीतेंगे और एनडीए के जो हमारे सभी शीर्ष नेता हैं वो मिल बैठ करके जो भी कैंडिडेट होंगे वो चयन हो जाएगा। और एक तो कुछ तो पहले से है लोग, हो सकता है उन लोग को भी मौका मिले या नए लोगों को मिले, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं, उनके पार्टी के ही विधायक खड़े नहीं है। तेजस्वी के कारण, तेजस्वी के उनके काम करने के तौर तरीके या तेजस्वी की दादागिरी के कारण उनके विधायक खुश नहीं है, तड़फड़ाहट में है। तो ये उम्मीदवार तय करेंगे। अब किसको करेंगे उम्मीदवार? परिवार से करेंगे न तो पैसे के बल पर करेंगे। यही 2 उनका आधार रहता है। तो उम्मीदवार तय करेंगे, विधायक उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए 9 जो है एनडीए के पक्ष में आएगा। वहीं आरजेडी इस चुनाव को लेकर एनडीए पर हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उम्मीदवार के चयन से लेकर सीट के बंटवारे तक खींचतान जारी है। अभी बिहार में 10 सीटों पे एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें से कि एक नीतीश कुमार जी के द्वारा खाली किया गया है। बिहार सरकार के 2 मंत्री दिलीप जायसवाल जी और मदन सहनी जी कहते हैं 10 सीट पे उनके उम्मीदवार जीतेंगे। संख्या बल देखा जाए तो राजद के कोटे में 1 सीट आती है और राजद उसमें जीतेगी। ये गुंडे मवाली जैसे भाषा का जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि 10 पे ये कैंडिडेट उतारेंगे, 10 सीट ये जीतेंगे, ये मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। दरअसल विधान परिषद चुनाव को राजनीतिक दल अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहे हैं। यही वजह है कि अभी से बयानबाजी, रणनीति और जोड़ तोड़ का दौर तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना का एक अरण्य मार्ग, जिसे लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास के नाम से जाना जाता रहा है, अब इसका नाम बदल गया है। अब से सीएम आवास को लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। आज से इसे लेकर विधिवत बोर्ड भी लगा दिया गया है और ये वो बोर्ड इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। अन्य मार्ग लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास के तौर पे जाना जाता था, लेकिन अब यह एक अन्य मार्ग जो है वो लोक सेवक आवास के तौर पे जाना जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो बोर्ड भी लगा दिया गया है और अब जो है एक अन्य मार्ग को लोग जो है मुख्यमंत्री आवास नहीं बल्कि लोक सेवक आवास के तौर पे जानेंगे। और ये बदलाव जो है वो किया गया है, नोटिफिकेशन भी इसको लेकर जारी किया गया और अब विधिवत तरीके से यहाँ पे लोक सेवक आवास का जो है वो सिलापट भी लग गया है, बोर्ड भी लग गया है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों की सेवा
जो है वो मुख्यमंत्री का करने का दायित्व है और उसी ध्येय के साथ मुख्यमंत्री आवास का जो नाम है बदल करके लोक सेवक आवास किया गया है। इसको लेकर के जब बात हुई मुख्यमंत्री से तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों का सेवा करना दायित्व है सरकार का और यह दायित्व का निर्वहन हम करेंगे। हमारे ऊपर जो जवाबदेही जिम्मेवारी जो एनडीए के विधायक की तरफ से दिया गया समर्थन जो मिला और उसी आकांक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो ऐसे में लोक का सेवा जो करना है लोगों का वो महत्वपूर्ण होता है और उसी के तहत अब मुख्यमंत्री आवास को भी जो है लोक सेवक आवास कहा गया है और नामकरण किया गया और अब इसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड भी लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार पुलिस में एक बार फिर से होगी अब सैप जवानों की बहाली। जी हां, बहाली प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 15,821 सैप जवान भर्ती किए जाएंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ ही पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त अर्ध सैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही रोजगार की बहार आती दिखाई दे रही है। नौकरी की तलाश कर रहे पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। बिहार पुलिस ने विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि सैप के 15,821 पदों पर बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस भर्ती की सबसे खास बात ये कि पहली बार सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को भी मौका दिया जा रहा है। इससे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था और पूर्व जवानों की री एम्प्लॉयमेंट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में एक बार फिर से सैप की जो है वो बहाली होनी है और इसकी प्रक्रिया जो है वो 1 जून से शुरू होगी। बताते ये चले कि 1 जून से बिहार में जो है सैप जवानों की बहाली जो है वो शुरू होगी और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसका एसओपी जो है वो तैयार कर लिया गया है। बताते चले कि पूर्व सैनिकों के साथ सेवानिवृत्त और सैनिक बल का भी जो है वो चयन होगा। इसी के साथ सैप जवानों की बहाली में सम्राट सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। अब तक इस बल में केवल भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों की ही भर्ती होती थी, लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त जवानों को भी मौका दिया जाएगा, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे बलों के पूर्व जवान अब बिहार पुलिस के सैप विंग का हिस्सा बन सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जिसमें शारीरिक दक्षता और दस्तावेजों की जांच मुख्य आधार होंगे। पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त और सैनिकों बलों के भी मौका जो है वो दिया जाएगा और इसको लेकर के बिहार पुलिस ने भर्ती को लेकर के दानापुर कैंट के सेना रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। साथ ही भर्ती का कैलेंडर भी जो है वो जारी कर दिया है। 1 जून से 7 जून तक होने वाली भर्ती रैली के लिए दानापुर कैंट को नोडल इकाई बनाया गया है। एक नजर प्रमंडलवार होने वाली भर्तियों की तारीखों पर। 1 जून पूर्णिया, भागलपुर और दरभंगा प्रमंडल। 2 जून कोशी, मुंगेर और सारण प्रमंडल। 3 जून तिरहुत प्रमंडल। 4 जून मगध प्रमंडल। 6 जून पटना प्रमंडल। 7 जून पटना प्रमंडल के शेष जिले। बता दें कि सैप जवान मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। अनुभवी पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आने से पुलिस बल की कार्य क्षमता और अनुशासन में वृद्धि होगी। वहीं 15,000 से अधिक सैप जवानों की इस बहाली से बिहार की कानून व्यवस्था को काफी बल मिलेगा। न्यूज 18 भी आप तमाम जो दर्शक हैं उनको बता रहा है कि अगर आप सेवानिवृत्त जो है वो अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए जवान रहे हों या पारामिलिट्री फोर्स के रहे हों, सीएपीएफ के रहे हों, तो आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं और अपने राज्य में जो सेवा है सुरक्षा की उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार की नई सरकार ने अब कला और संस्कृति की मर्यादा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने साफ कर दिया कि भोजपुरी संगीत के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि अश्लील, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले और रंगदारी को बढ़ावा देने वाले गानों पर अब कानूनी चाबुक चलेगा। या मामा के डलिया से
अरे बोले रे कोयलिया, कोयली के बोलिया निमन लागे, हमारा गौआ के मड़ैया सुनर लागे, हमारा गौआ के मड़ैया। भोजपुरी ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये मिट्टी की महक है, जिस मिट्टी ने भिखारी ठाकुर और शारदा सिन्हा जैसे महान कलाकार दिए, जिस भाषा की मिठास 7 समंदर पार तक महकती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी संगीत पर अश्लीलता, जातिगत भड़काव और रंगदारी वाले गानों का दाग लगता गया, जिससे समृद्ध संस्कृति की छवि धुंधली पड़ने लगी। आज उसी भोजपुरी की अस्मिता को बचाने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया गया है। इस क्षेत्र में हम आए हैं, इसका पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे। अब बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अपना कड़ा रुख साफ कर दिया कि अब अश्लीलता की बाजारू गूंज बर्दाश्त नहीं होगी। जातिगत विद्वेष फैलाने वाले और रंगदारी को बढ़ावा देने वाले गानों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल भाषा हम नहीं बोलते। जब इस क्षेत्र में हम आए हैं, इसका पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे। मंत्री जी, आज आपका मंत्री जी के इस बयान का भोजपुरी जगत के कई कलाकारों और गायकों ने स्वागत किया। लंबे समय से हर बिहारी के मन में एक दर्द था कि हमारी सुंदर भाषा को चंद व्यूज और पैसों के लिए बदनाम किया जा रहा है। बहन बेटियों के सामने बजते फूहड़ शब्दों ने हमारी संस्कृति के सिर को झुका दिया था। ये तो हम माननीय मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के आप पहल किए और इसका कानूनी रूप दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। धरातल पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो सुना आपने, ये वही लोग हैं जो भोजपुरी जगत में काम कर रहे हैं। कोई गायक है तो कोई लेखक है जो आहत है, लेकिन अब नई सुबह होने वाली है। सरकार के सख्त रुख का खुद भोजपुरी के बड़े कलाकारों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सबका एक ही सुर है, भोजपुरी को बदनाम करने वाली गंदगी अब साफ होनी चाहिए। अब जातिगत और रंगदारी वाले गाने नहीं, बल्कि एक अलग पहचान वाले गाने बनाए जाने चाहिए। जातिगत गाना आ रहा है, ये नहीं है कि केवल एक सिंगर गा रहे हैं, सारा के सारा सिंगर लोग जातिगत गाना गा रहा है, जातिवाद कर रहा है लोग। आप एक को उंगली नहीं उठा सकते हैं कि एक ही सिंगर जातिवाद कर रहा है। पूरा इंडस्ट्री का सिंगर जातिवाद कर रहा है। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल है, हम रोक लगना चाहिए। भोजपुरी वो भाषा है जिसमें रिश्तों की गरिमा है, माँ की ममता है और लोकगीतों की आत्मा बसती है। इसके फूहड़पन पर रोक लगाना मतलब भोजपुरी पर 4 चांद लगाना। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि एक उम्मीद है कि हमारी आने वाली पीढ़ी फूहड़ता नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को और लोक संगीत के असली गौरव को गुनगुनाएगी। अब भोजपुरी की छवि फिर से वही मिठास और सम्मान वाली होगी। कानून बनाने से ही काम नहीं होगा, बल्कि उसको अमली जामा पहनाना होगा, ताकि जो हमारे समाज में अश्लील गाने बज रहे हैं, जातिगत गाने बज रहे हैं, रंगदारी वाले गाने बज रहे हैं, उस पर रोक लगे और हमारे समाज को अच्छे गानों के माध्यम से अच्छा संदेश मिले। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के नगर विधायक पर अपने समर्थकों के साथ युवक को पीटने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया। सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज बीजेपी के विधायक पर अपने समर्थकों के साथ युवक की पिटाई का आरोप है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर आलोचना, भड़क उठे विधायक महोदय। सबक सिखाने के लिए लाओ लश्कर के साथ पहुंचे नेताजी। विधायक रंजन कुमार पर मुकुंद कुमार को पीटने का आरोप।
मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा इलाके में रहने वाले मुकुंद कुमार ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट उनके लिए इतना बड़ा विवाद बन जाएगी। आरोप है कि बीजेपी विधायक रंजन कुमार अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए। वहां पहले बहस हुई और फिर विधायक समर्थकों ने युवक की पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग युवक के घर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। मैंने आज सुबह में ही थाना में एक आवेदन दिया है कि सोशल मीडिया पर एक मुकुंद कुमार नाम के लड़के ने हम पर एक व्यक्तिगत आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिसमें उसने और एक दिव्य प्रकाश करके लड़का है, ठाकुर दिव्य प्रकाश, उसने मुझे और शब्द का उसमें इस्तेमाल किया है। मैं इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे चुका हूं। वहीं बीजेपी विधायक रंजन कुमार ने अपने ऊपर लगे मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। विधायक का कहना है कि मुकुंद कुमार और दिव्य प्रकाश पिछले 1 साल से उन्हें लगातार निजी तौर पर टारगेट कर रहे थे। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर मीम बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा था और हाल ही में उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। विधायक का दावा है कि वो सिर्फ ये पूछने गए थे कि आखिर उनसे इतनी परेशानी क्या है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आलोचना अलग बात है, लेकिन निजी गालियां स्वीकार नहीं की जा सकती। विधायक जी आए लगभग 50-60 आदमी से, उसके बाद में बोलने लगे कि तुम मेरे खिलाफ काहे लिखते हो, गाली गलौज करने लगे। हम बोले कि हम तो शहर के समस्या के लिए लिखते हैं, तो तुम मेरे खिलाफ लिखा। हम बोले कि मेरे आपके खिलाफ कोई लिखे हैं तो कोई अमर्यादित, चाहे कोई ऐसा शब्द है, चाहे कोई ऐसा फोटो कि आपका हम डाले हैं जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचे। उसी पर विधायक जी उनके साथ और 5-6 आदमी थे। अभिमन्यु तिवारी था, अभिषेक सौरभ था, उसके बाद में उत्कर्ष दीक्षित था, दीपू ठाकुर था, 3-4 आदमी और लोग था। सब लोग हमरा मार के सर फोड़ दिया है। मेरा सोना का चैन था वो भी छीन लिया है, मोबाइल मेरा फोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर की ये घटना अब सिर्फ एक मारपीट का मामला नहीं रह गई, बल्कि राजनीति, सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच टकराव की तस्वीर बन गई है। एक तरफ विधायक खुद को अपमानित बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ युवक दबंगई और डराने धमकाने का आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में आलोचना का जवाब बातचीत और कानून से दिया जाएगा या फिर ताकत के प्रदर्शन से? अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है, क्योंकि वायरल वीडियो के बाद ये मामला सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और इसी मुद्दे पर मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। नगर विधायक को धमकी देने के मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी युवक मुकुंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विधायक को धमकी मामले में एक्शन इस वक्त, जिसमें आरोपी युवक मुकुंद कुमार की गिरफ्तारी की गई है। नगर विधायक रंजन कुमार को जान से मारने की धमकी का यह आरोप, जिसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह धमकी दी गई थी। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने मुकुंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुकुंद के खिलाफ पहले से 7 गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, जालसाजी, आर्म्स एक्ट, शराब सहित 7 गंभीर मामले में इस पर पहले से केस चल रहा है। नगर विधायक रंजन कुमार की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने इस मामले को लेकर कहा है कि दोनों पक्षों के आवेदन पर पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरभंगा जिले के केवटी में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हाजीपुर चौक के पास की यह घटना है, जहां टेंपो और स्कूटी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से इन दोनों घायलों को आनन में केवटी सीएचसी पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
मृत पहचान कमतौल थाना क्षेत्र के बगधा निवासी शमीउल्लाह और तौसीफ के तौर पर की गई है। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच में जुटी है। स्कूटी से दो लड़के इधर से जा रहे थे, तौसीफ नाम का और एक शमीम नाम का। अकस्मात सामने से गाड़ी से टकराने से बुरी तरह से उनको शरीर में और मस्तिष्क पे चोट लगा, जिससे दोनों इंतकाल कर गए। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? गाड़ी का जो है ना, गाड़ी पर नंबर तो नहीं है लेकिन 46 नंबर है। 46 नंबर से उसका बायोडाटा जितना है उससे उसका निकाल कर उसके कहाँ की आदमी, किसकी गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है, कौन आदमी ऐसा घटना घटाया, उसकी छापामारी की जाए। और उसके बाद जो बेचारे के ये मरने वाले हैं इनके परिवार को उचित जो है ना वो सरकार या वीडियो साहब जो भी है इनको मुआवजा दिया जाए। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी मच गई जब दुर्गावती नदी के किनारे 2 संदिग्ध सूटकेस बरामद किए गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस खोलकर देखा तो कटे हुए बॉडी पार्ट्स सूटकेस में रखे गए थे। बरामद अवशेषों में एक बच्चे का और एक वयस्क शख्स के शव की बात कही जा रही है। सूचना मिलते ही कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। वहीं एफएसएल की टीम और डीआई टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा करने और जांच में जुटी नजर आई। हम लोगों द्वारा देखा गया कि ये कुछ बॉडी के पार्ट यहाँ पर तैर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम आई है, फॉरेंसिक टीम है, फोटोग्राफिक टीम है और हम लोगों ने बॉडी के अलग अलग पार्ट यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। इसमें अभी हमारे जिला से तो किसी तरह की मिसिंग की कोई सूचना नहीं है। हम लोग इसको अपने बॉर्डरिंग जिला में इसकी खबर भेज रहे हैं, खबर कर रहे हैं। इसको चौरसिया पुल भी बोलते हैं हम लोग। यहीं से दुर्गावती नदी निकलती है इसी पुल के नीचे से, और यहाँ पर 2 डेड बॉडी है और दोनों डेड बॉडी जो है एक बच्चे का है और एक वयस्क का है और दोनों को काटा हुआ है। और इसके अलावा 1-2 सूटकेस और भी है जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि संभावना है कि उसमें भी कुछ बॉडी हो सकती है। घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई है और अपराधी जो भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लगभग 200 की आशंका जारी है। और कुछ भी है साथ में? सूटकेस मिला हुआ है, कुछ बोरी में है, तो प्रशासन आ रही है, उसकी टीम आ रही है, अब टीम निकाले जो होगा। लेकिन ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। पटना के बामेती परिसर में बीजेपी की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने और आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी पार्टी के लिए मार्गदर्शक हैं और कार्यकर्ताओं को उनके आदर्शों पर चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के लिए आप यहाँ आए और आपके दृष्टि से संगठन और सरकार का समन्वय के दृष्टि से हमें अपनी बातों को रखने के लिए कहा गया है। और क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि कल से जो शेड्यूल आपका मैंने देखा, कई वरिष्ठ साथी आपके बीच में आए, अपनी बातों को रखे हैं। जिला में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर जारी है। उसी क्रम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हमारे पटना ग्रामीण के संगठन ने आयोजित किया है और आज उसका समापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पदभार संभालने के बाद विभाग की पहली समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। ये समीक्षा बैठक कल होने वाली है। लंबे वक्त तक चली हड़ताल की वजह से कई मामले लंबित हैं और इसे स्पेशल ड्राइव चलाकर जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। विभाग में अभी कल हमें बैठना है, फिर विभाग किस परिस्थिति में है, क्या क्या अभी काम करना है, कल हम उसकी समीक्षा करेंगे। तब तक मैंने सभी पदाधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिया है
कि जो अभी हड़ताल लंबे समय से चल रहा था, तो बहुत मामला म्यूटेशन का, परिमार्जन का काफी लंबित है, और उस लंबित मामले को स्पेशल ड्राइव चला करके कैसे जल्द से जल्द लोगों को और उसका काम पूरा कर सकें, इसका जो है पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिससे कि आम जनता को तुरंत सुविधा प्राप्त हो। बिहार सरकार में कृषि मंत्री बनने के बाद विजय कुमार सिन्हा पहली बार लखीसराय पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले में चल रही विकास योजनाओं, कृषि विभाग की प्रगति के साथ किसानों से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने और किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। जो कृषक किसान को 4 जाति में जो बांटे हैं समाज को, किसान का, युवा का, महिला का, गरीब का, इन चारों के उत्थान कल्याण के लिए इस विभाग के माध्यम से केंद्र और राज्य का जो फोकस है उसको धरातल पर उतारने का, आगे बढ़ाने का, समृद्धि से विकसित बिहार बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया जाएगा। श्रवण कुमार को 8वीं बार मंत्री बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने नूरसराय में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान 12 जेसीबी मशीन से मंत्री के ऊपर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान सभा का भी आयोजन हुआ। रोड शो के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने सभी का अभिनंदन किया। माननीय ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्री श्रवण कुमार जी को 8वीं बार विधायक का शपथ लिए, साथ ही साथ मंत्री दोबारा पुनः बनाया गया। और स्पेशली धन्यवाद नीतीश कुमार जी को है, इनको हर बार विश्वास करते गए और सबसे अधिक विश्वास बना के रखा। शिवहर से जेटीयू की विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता मंत्री बनने के बाद पहली बार सीतामढ़ी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री श्वेता गुप्ता ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में पहुंचकर माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना की, जहां उनके स्वागत में जय श्री राम के नारे लगाए गए। सीतामढ़ी के लोगों को और शिवहर के लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। जितना प्यार और सम्मान उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं पूरे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम एमएलए बनने के बावजूद भी उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी भी योजनाएं समाज कल्याण की चल रही हैं उन सबको धरातल तक पहुँचे, वो लाभों तक पहुँचे, जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचे। सारी योजनाएं पूरी ट्रांसपेरेंसी से पहुँचे, ये मेरा पूरा मेरी कोशिश रहेगी।